अमीर गरीब दो बहनें। निशा और रूपा दोनों बहनें 2 साल बाद एक रिश्तेदार के घर पर मिली। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब खुश हुए। तभी बड़ी बहन निशा ने छोटी बहन रूपा को देखा तो वो सिर से लेकर पैरों तक सोने के आभूषणों से चमक रही थी और उसका रंग भी खिल गया था। बनारसी मखमली कपड़ों में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वहीं बचपन में उसके बाल बिखरे, पागलों की तरह वो इधर उधर मंडराती रहती थी। तभी एक औरत वहां आती है और वो रूपा से मिलती है। अरे रूपा, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही, एकदम बदल गई और बिल्कुल महारानी की तरह लग रही है। रूपा ये सुनकर हंसने लगती है। निशा मन में सोचती है, 2 सालों में इतनी सुंदर कैसे हो गई? औरतें तो और भी बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन ये रूपा इन सबसे आकर्षक लग रही है, लेकिन मुझसे सुंदर नहीं लग रही होगी। तभी निशा खुद को आईने में निहारने के लिए दूसरे कमरे में जाती है और खुद को ऊपर से नीचे तक निहारती है। गहने और अच्छे कपड़े पहनने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। वैसे कपड़े मैं पहनूंगी तो सबकी निगाहें मुझ पर ही टिकेंगी। ये रूपा के ससुराल वाले इतने धनवान तो नहीं थे, शादी के समय तो इतने गहने नहीं डाले थे। जरूर ये रूपा किसी से मांग कर आई होगी। बेशर्म कहीं की, लाज शर्म तो वैसे भी नहीं है इसमें। तभी निशा खुद को समझाते हुए रूपा के पास जाती है। जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई क्या बहन, या अभी भी उतने में ही कलम घीस रहे हैं? ये सुनकर निशा के मन में मानो तीर चुभ गया हो। हाँ, तरक्की क्यों नहीं होगी, अब तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। अब इतने दिमाग वाले जो हैं। वैसे तेरा पति कुछ काम कर भी रहा है या अभी भी पढ़ाई ही कर रहा है? रूपा की जब शादी हुई थी तब उसका पति बीए की पढ़ाई कर रहा था और निशा का पति सरकारी क्लर्क था। उन्होंने अब पढ़ाई छोड़ दी है। अब तो वो एक बड़ी सी कंपनी में एजेंट बन गए हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों का काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते हैं। रूपा की बातें सुन निशा मानो चुप सी हो गई थी और वो खुद को रूपा से नीचा महसूस कर रही थी। निशा रूपा की बातों से मन ही मन बहुत निराश और दुखी थी। उसे बुरा लग रहा था कि रूपा उससे ज्यादा धनवान और किस्मत वाली है। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रूपा खुशी से गा रही थी, लेकिन निशा वहीं बरामदे में बैठी निराश थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। मेहमानों के जाने का समय हो गया था। सब अपने अपने घर जा ही रहे थे, तभी निशा भी उठती है। रूपा, तेरे लिए भी रिक्शा मंगवा लेती हूँ, तुम्हें भी तो जाना होगा। अरे नहीं बहन, मुझे गाड़ी लेने ही आती होगी, और तुम हमारे साथ चलो ना, मैं जीजा जी को बुलवा दूंगी कि आज तुम हमारे साथ वहीं रुकोगी। नहीं, अभी नहीं चल सकती, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा बताओ तो कब आओगी, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी। मैं खुद बता दूंगी, वैसे भी तुम्हें याद ना रहेंगे, 2 साल हो गए, कभी याद तो किया नहीं, हमें ना कभी बुलाया और ना कभी खुद आई। मैं तो इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए और हम जाएं, एक ही शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी कभी नहीं मिले। तभी रूपा का पति राहुल गाड़ी लेकर वहां आता है और वो अपनी बड़ी साली पूजा को नमस्ते बोलता है। रूपा का पति किसी अफसर से कम नहीं लग रहा था। चेहरे पर चमक, हाथ में घड़ी और आंखों पर ऐनक, चेहरे से शराफत बरस रही थी। रूपा का पति इतना रूपवान और सजीला है, निशा को अंदाजा नहीं था। आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात ना होती। ये तो उल्टी शिकायत है, कभी आपने बुलाया ही नहीं, आप बुलाते और हम नहीं आते क्या? मैं नहीं जानती कि तुम अपने मेहमानों को मेहमान समझते हो, और ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है दीदी, मेरी ही गलती है, लेकिन आज आप हमारे घर चलोगी।
नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी, आज नहीं, बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। इतने में रूपा बोल उठती है, मैं कितना कह कर गई लेकिन ये मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ जाती हैं और राहुल ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में रूपा का घर आ जाता है और उसने निशा को घर चलने को कहा। नहीं, अभी नहीं। रूपा निशा से विदा लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है और राहुल ने भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। निशा ने उड़ती हुई निगाहों से रूपा के घर को देखा। घर देखकर निशा का मन फिर से बैठ गया। कुछ देर के बाद राहुल बोला, दीदी, मैंने तो अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लिया। अगर 2-4 साल ऐसे ही काम में लगा रहा तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, रूपा ने बताया, ईमानदारी से ही काम करना। मैं तो यही मानता हूँ दीदी, ईमान सलामत रहे। बस ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। वैसे काम क्या करना होता है? वही मशीनों की एंट्री, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना। तभी निशा का घर आ जाता है। दीवार पर एक लालटेन टिमटिमा रहा था और उसका पति विकास आंगन में टहल रहा था, मगर निशा ने राहुल से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, लेकिन ज्यादा जोर नहीं दिया। निशा घर पर जाती है, लेकिन उसे वो घर कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, मानो ये उसका फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न कहीं फर्नीचर, न गमले, बस 2-4 पुरानी चारपाई और कुर्सियां। आज सुबह तक निशा इस घर में खुश थी, लेकिन अब वही घर उसे काटने को आ रहा था। माँ आ गई, माँ आ गई। मगर उसने उन दोनों को डांटकर भगा दिया। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। इधर अभी घर में खाना भी नहीं बना था, आखिर बनाता भी कौन। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने खाना बनाने का ठेका तो नहीं लिया। अगर मैं रात को वहीं रुक जाती तो तुम घर पर खाना बनाने के लिए काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? विकास ने आश्चर्य भरी आंखों से निशा को देखा और उसे निशा के बिगड़ने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। काम वाली बाई रखने के लिए तो मैंने तुमसे खुद बोला था, लेकिन तुमने ही मना किया था। मेरे से पूछा क्यों? लाकर रख क्यों नहीं दी? काम से निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। तुमने कभी सच्चे मन से कहा ही नहीं। निशा ने और प्रचंड रूप से कहा, तुमने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, तुम्हारे मन को खूब जानती हूँ। तुम्हारे मन में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। पूरा दिन काम करती रहती हूँ, कुछ पहनने के लिए नहीं मांगा। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। दुनिया में ऐसे भी मर्द हैं जो अपनी पत्नी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। राहुल को ही देखो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है और उम्र में भी कितना छोटा है, लेकिन इतने रुपए कमाता है। रूपा को महारानी बनाकर बैठाया हुआ है। विकास चुपचाप सुनता रहा। उसका वेतन कम है, लेकिन वो पूरे मन से अपना काम करता है। विकास को निशा के गुस्से का कारण समझ आ गया था। अगर राहुल महीने के अच्छे पैसे कमाता है तो बेशक वो भाग्य का अच्छा होगा, लेकिन दूसरों की ऊंची तरक्की देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी सहयोग से उसे ऐसा अवसर मिल गया होगा, मगर हर किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। लेकिन ये तो सही नहीं है कि किसी को देखकर मुझे खरी खोटी सुनाए। अगर मैं भी किसी ज्यादा सुंदर, गुणवान और उससे ज्यादा पढ़ी लिखी को देखकर निशा को भला बुरा कहूं, तो ये तो सही बात नहीं है। लेकिन विकास ने निशा की बातों का जवाब नहीं दिया और उसे सुनता गया। अब निशा अपने घर पर बिल्कुल खुश नहीं थी। हर छोटी बात पर वो बच्चों और विकास को ताना सुना देती थी। विकास भी निशा से कम ही बात करता था। कुछ दिनों के बाद विकास राहुल को अपने घर लाता है। निशा जैसे ही राहुल को देखती है, इनका तो दिमाग ही खराब हो गया है, ना कुछ बताया, बस साथ लेकर आ गए। पता नहीं राहुल क्या सोचेगा हमारे घर के बारे में। आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। अच्छा किया जो आ गए।
निशा देखती है कि राहुल नशे में था। राहुल ने घर को देखते हुए कहा, यहाँ तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना, मैं तो इतने छोटे घर में कभी रह ही ना पाऊं। निशा मन में बोलती है, ये लड़का कितना घमंडी है, इसे इतना भी नहीं पता कि दूसरों के घर में कैसे बात करते हैं। अब सबकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होती। मैं आपके लिए एक बड़ा सा घर तैयार करवा दूंगा। मेरे मालिक के पास बहुत सारे घर हैं और सब मेरे हवाले हैं। राहुल की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो नशे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा मालिक बहुत मालदार था, इतने पैसे थे कि खुद ही नहीं पता, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। सिर्फ मुझे पता था। वो एक खुफिया फिरोश था, किसी से कहना मत। वो चोरी से कोकिन बेचता था, लाखों की आमदनी थी। अब तो वो रहा नहीं, अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मैं अब इस काम में उस्ताद हूँ। किसी की मजाल नहीं जो मुझे पकड़ ले। बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। राहुल अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकालता है। दीदी, ये आपके लिए है। बस ऐसे ही शान से जिंदगी कटती रहे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी राहुल लड़खड़ाता गिरता वहां से चला जाता है। तभी निशा चैन की सांस लेती है। ये क्या बोल रहा था? नशे में था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं पुलिस इसके पीछे यहाँ ना आ जाए। मुझे भी अपने मालिक से मिलने को कह रहा था। जी बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी क्लर्की पे ध्यान दीजिए, हमारा यहीं से कल्याण होगा। लेकिन क्लर्क की नौकरी में वैसी ऐश कहाँ। सोच रहा हूँ कुछ महीने छुट्टी लेकर उस दुनिया की भी सैर कर लूं। जी नहीं, अब मुझे ऐश का कोई मोह नहीं है। दिल से कहती हो? जी, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। विकास कुछ देर चुप रहता है, फिर निशा से पूछता है, अगर मैं तुम्हें ये सब बताता तो क्या तुम्हें विश्वास होता? सच कहना। नहीं, कभी नहीं होता। मैं विश्वास कर ही नहीं सकती थी कि कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मुझे पता था नशे में वो सब उगल देगा। मन तो तुम्हारा भी इस ऐश के लिए ललचाया होगा, है ना? ललचा तो अभी भी रहा है, लेकिन ऐसे ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आ रहा है। पता नहीं सही सलामत घर पहुंचा भी होगा या नहीं। तुम चिंता मत करो, कार थी उसके पास, पहुंच गया होगा। आप मुझे रूपा के पास ले चलना। वो बेचारी पता नहीं क्या क्या समझ बैठी है। क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। विकास देखता है कि उसके दिल में रूपा के लिए कितनी दया है। फिर विकास और निशा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम रीमा तो दूसरी का नाम सिया था। रीमा की शादी उसी गांव में एक लड़के के साथ हो गई थी। वहीं सिया की शादी एक अमीर लड़के से हुई थी जो शहर में रहता था, जिस वजह से सिया को बहुत ज्यादा घमंड था कि वो बहुत अमीर है और उसकी बहन रीमा बहुत गरीब। इस वजह से वो अपनी बहन से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी और ना ही उनसे मिलने के लिए गांव आया करती थी। एक दिन की बात है, रीमा घर पर काम कर रही थी। तभी उसका पति सुरेश उसके पास आता है और उससे, अरे रीमा, तुम्हें पता है शहर से तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। ये सुनकर रीमा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि पूरे 5 साल हो गए थे उसने अपनी बहन को देखा तक नहीं था और अभी तक सिया उससे मिलने भी नहीं आई थी। वो हैरान थी कि सिया इतने साल बाद उससे कैसे मिलने आई। क्या आप सच कह रहे हैं? आपने सही से देखा तो था ना कि वो सिया ही थी या कोई और? क्योंकि सिया तो बहुत ज्यादा अमीर है, वो हमसे मिलने क्यों आएगी?
अरे पगली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में तेरी बहन को देखा है। यदि तुझे यकीन नहीं होता तो चल बाहर आकर देख। अभी वो दोनों बाहर जा ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर सिया आकर खड़ी हो जाती है। सिया को देखकर रीमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है और उसे एक खटिया पर बिठाती है। क्या हुआ? लगता है मुझे देखकर तुझे खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे हैरानी बहुत हो रही है। आखिर तू मेरे घर कैसे आ गई? क्योंकि तू तो मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैं गरीब हूँ और तू अमीर है। तुझे तो बहुत घमंड था ना कि तू शहर की है और मैं गांव की। हाँ, घमंड तो मुझे अभी भी है, पर मुझे यहाँ आना पड़ा। तुझे तो नहीं पता ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बच्चा उल्टा है और तेरे गांव में यहाँ पे कोई दवाई देता है जिससे बच्चा सीधा हो जाता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मेरे गांव में एक बूढ़ी दादी है, वही दवाई देती है। इसके बाद रीमा सिया को पानी देती है, पर सिया पानी पीने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अभी भी अपने शहरी होने का घमंड था। तभी वहां पर सिया का पति विक्रम आ जाता है। चलो सिया, हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। जब भी तुझे टाइम मिले ना तो मेरे घर पे जरूर आना, मैं तुझे भगाऊंगी नहीं जो तू मेरे घर पे नहीं आती। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने गांव में बहुत खुश हूँ। तुझे तेरा शहर मुबारक हो। इसके बाद सिया वहां से चली जाती है। सिया के जाने के बाद रीमा अपने काम में लग जाती है। रीमा चाहती तो बहुत थी कि वो अपनी बहन को गले लगाए और उससे बहुत सारी बातें करे, पर उसकी बहन को शहर में रहने का बहुत ज़्यादा ही घमंड था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन की बात है, सिया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, पर शहर में सभी लोग मना कर देते हैं क्योंकि सिया का बच्चा अभी भी सीधा नहीं हो पाया था, जिस वजह से डॉक्टर ऑपरेशन करने को बताते हैं। पर सिया ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी और विक्रम फैसला करता है कि वो उसी गांव में जाएगा और वो रीमा के गांव आता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी बहन की डिलीवरी होने वाली है और नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि सिया का ऑपरेशन हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आखिर वो तुम्हारी बहन है। भले ही तुम्हारी बहन तुमसे ठीक से बात न करती हो, पर आखिर वो है तो तुम्हारी बहन ही। हाँ, मुझे पता है वो मेरी बहन है, पर मुझे कोई शिकवा नहीं है कि वो मुझसे बात नहीं करती। वैसे सिया कहाँ है? इसके बाद विक्रम सिया को अंदर लाता है और रीमा उसी दादी को बुलाकर लाती है और दादी माँ कुछ ही देर के बाद सिया की एक नॉर्मल डिलीवरी कर देती है, जिससे सिया और विक्रम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने पैसे और शहर में रहने के कारण बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। कोई बात नहीं, आखिर तू है तो मेरी बहन ही। मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वो दोनों बहनें प्यार से रहने लगती हैं।